हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे बिल। और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। इज़ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो अभी रिसेंटली जो भी इवेंट्स हुए हैं या पिछले कुछ मंथ्स में, पिछले कुछ ईयर्स में, उन सारे इवेंट्स को कनेक्ट करके हम देखेंगे कि क्या सच में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या नहीं। फ्रेंड्स, यूएसए और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों से ट्रेड वॉर चला आ रहा है। ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब यूएस ने $34 बिलियन के चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ लगा दिया था, और रिटेलिएशन में चाइना ने भी $34 बिलियन के यूएस गुड्स पे टैरिफ लगा दिया था। फिर उसी साल, उसी ईयर $16 बिलियन के चाइनीज़ गुड्स पे यूएस ने फिर से टैरिफ लगाया, और चाइना ने भी $16 बिलियन के यूएस गुड्स पे टैरिफ लगाया। फिर चीज़ें और एस्केलेट हुई, और सितंबर 2018 में यूएस ने $200 बिलियन के चाइनीज़ गुड्स पे 10% का टैरिफ लगाया। रिटेलिएशन में चाइना ने $60 बिलियन के यूएस गुड्स पे 10% का टैरिफ लगाया। मई 2019 आते आते काफ़ी एस्केलेशन हो गया था, और यूएस ने एडिशनल $200 बिलियन के चाइनीज़ गुड्स पे 25% टैरिफ लगा दिए। एंड रिटेलिएशन में चाइना ने $16 बिलियन के यूएस गुड्स पे 25% टैरिफ लगाया। तो काफ़ी एस्केलेशन बढ़ चुका था। फिर आपसी बातचीत के बाद इसी ईयर यानी 2020 में जनवरी मंथ में फेज़ 1 डील यूएस और चाइना के बीच में हुई। इसमें चाइना ने कहा कि वो यूएस से $200 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स हैं चाइना में उनको स्ट्रेंथन करेगा। बेसिकली चाइना में होता क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको फोर्स किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, और जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो कॉपी पेस्ट करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये काफ़ी एक बहुत बड़ा इशू था यूएस कंपनीज़ की तरफ से चाइना में। इसको टैकल करने की बात फेज़ 1 डील में कही गई। और इस पूरे ट्रेड वॉर में जो कि अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, हुआवे कंपनी जो चाइना की 5G टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में फ्रंट रनर कंपनी है, उसको यूएसए ने काफ़ी देशों से बैन कराने की मांग करी, और स्पाई और प्राइवेसी इश्यूज़ को लेके उस कंपनी को टारगेट किया गया, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हुआवे को लेकर लिखे गए। ये द गार्जियन का एक आर्टिकल है स्क्रीन पे, चाइना अटैक्स इंटरनेशनल कोर्ट आफ्टर साउथ चाइना सी रूलिंग। तो 2016 का ये आर्टिकल है। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने चाइना और फिलीपींस के बीच में एक जो डिस्प्यूट था साउथ चाइना सी की रूलिंग को लेके, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को लेके, उसमें फिलीपींस के पक्ष में ICJ ने वर्डिक्ट दिया, बट चाइना ने उस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया, और चाइना ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया ICJ को, और उस साउथ चाइना सी के सारे मैटर को अपना इंटरनल मैटर बताया। जबकि साउथ चाइना सी के आसपास काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं, और सभी कंट्री अपना अपना क्लेम करते हैं अलग अलग एरियाज़ पे, बट चाइना यहाँ पे मतलब अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर को काफ़ी फोर्सफुली तरीके प्रोजेक्ट कर रहा था। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे चाइनीज़ एग्रेशन को ग्लोबल मीडिया में दिखा रहे थे। तो चाइना के बढ़ते दबदबे को देखकर यूएस ने कोल्ड वार एरा जो एक ट्रीटी थी INF न्यूक्लियर ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, 1987 में यूएसए और सोवियत USSR के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलों के टेस्ट पर बैन था, और दोनों में से कोई भी देश इस तरह के मिसाइलों का टेस्ट नहीं कर सकता था। और इस रेंज की सारी मिसाइलें इन्हें नष्ट करनी पड़ी थी। बट चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखकर
चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा था और चाइना मिलिटरीली अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसए चाहता था कि इस ट्रीटी में चाइना को भी इन्वॉल्व किया जाए, चाइना को भी इंक्लूड किया जाए। इसलिए उसने यूएसएसआर यानी रसिया पे ये आरोप लगाया कि रसिया शॉर्ट रेंज मिसाइल डेवलप कर रहा है, और ये आरोप लगाते हुए यूएस ने इस ट्रीटी से अपने आप को विथड्रॉल कर लिया। बट रसिया ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और इससे आपस के जो रिलेशन है काफ़ी ख़राब होंगे। तो चाइनीज़ ग्रोइंग पावर को देखते हुए यूएसए ने अलग अलग ट्रीटीज़ से निकलना स्टार्ट कर दिया है। आगे भी कुछ और ट्रीटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो यूएसए ने पिछले कुछ साल में, पिछले कुछ मंथ्स में उनसे अपने आप को विड्रॉल किया है। बीबीसी का एक आर्टिकल है स्क्रीन पे 2019 जुलाई मंथ का। इसमें एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड आर्सेनल्स, पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, उनका एस्टिमेट बताया गया है। तो रसिया के पास अराउंड 6500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वहीं यूएसए के पास 6185। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड इन दो कंट्रीज़ के पास हैं। फिर उसके बाद फ्रांस, दैन चाइना, यूके, इज़राइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। तो चाइनीज़ चैलेंज को देखते हुए यूएस का पुराना एडवर्सरी रसिया तो है ही, बट अभी चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर यूएस ने, ये एक आर्टिकल है आपके सामने 2019 का, डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली लॉन्चेस यूएस स्पेस फोर्स। डोनाल्ड ट्रंप यूएस स्पेस फोर्स बना रहे हैं। उन्होंने यूएस स्पेस फोर्स का गठन कर दिया। यूएस स्पेस फोर्स जो है वो स्पेस में यूएस एसेट्स को डिफेंड करेगी तथा बाकी जो अदर कंट्रीज़ के जो स्पेस एसेट हैं उनको टाइम आने पे निशाना भी बना सकती है। तो प्राइमरीली ये जो स्पेस फोर्स है वो चाइना, रसिया को ध्यान में रख के यूएस ने लॉन्च की है, और इससे यूएस अपने आप को स्पेस में सुपर पावर बनाए रखना चाहता है। तो फ्रेंड्स, यूएस ने रिसेंटली किया गया, लास्ट मंथ यूएस ने स्पेस को मिलिटराइज करने के बाद स्पेस की कमर्शियल माइनिंग के लिए ऑर्डर दे दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस जो है वो मून एग्रीमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, और अमेरिकन्स को पूरा राइट है कि वो मून पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें, कमर्शलाइज़ करें मून को, और वहाँ पे जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं लाइक हीलियम-3 और वो सब चीज़ें जो अमेरिका को साइंटिफिकली काफ़ी आगे ले जा सकती हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका को हमेशा के लिए महाशक्ति बनाए रख सकती हैं, वो सारे काम अमेरिका कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पूरा हक है कि हम स्पेस में कमर्शियल एक्सप्लोरेशन करें। बट ये काफ़ी ख़राब बात है अगर आप इसको अदर नेशंस के हिसाब से देखें। तो रसिया ने इसको लेकर काफ़ी कड़ी आलोचना की है अमेरिका की, और कहा कि इससे एक स्पेस में एक अलग रेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी रसिया, फिर दैन चाइना, फिर अदर कंट्रीज़, सब के सब स्पेस के कमर्शलाइजेशन को लेकर काफ़ी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका ने प्रोवोक कर दी हैं। अमेरिका के हिसाब से ये काफ़ी उनके लिए अच्छा डिसीज़न हो सकता है, बट फॉर होल वर्ल्ड ये कोई अच्छा डिसीज़न नहीं है। अभी पिछले 4-5 महीनों में कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा जानें ली हैं, काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं कोविड-19 के चलते। और कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आज के टाइम पे अगर कोई कंट्री है तो वो है यूएसए। तो इस इश्यू को लेकर भी यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। यूएसए चाइना और डब्ल्यूएचओ दोनों को ब्लेम कर रहा है। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डे बाय डे, अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो करोगे तो आप देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स चाइना के ख़िलाफ़ वो दे रहे हैं।
और चाइना ने भी रेस्पॉन्सिबल तरीके से इस कोविड-19 को हैंडल नहीं करा। चाइना भी बहुत हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार है और पूरी दुनिया लगभग पूरी दुनिया एंटी चाइना अभी के लिए हो चुकी है इस कोविड-19 के कारण। बट चाइना WHO को कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस WHO में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि WHO को काफ़ी ज़्यादा एड चाइना की तरफ से दी जाने लगी है। हालांकि WHO को सबसे ज़्यादा एड अमेरिका ही देता है, बट अमेरिका के बाद WHO को चाइना काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट एवरीडे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं कि कोविड-19 चाइनीज़ लैब से ही निकला है, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट ये अपने इंटरव्यूज़ में या आर्टिकल्स के थ्रू ये कह चुके हैं कि ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये चाइनीज़ वायरस है, ये चाइनीज़ लैब से ही निकला हुआ है। तो स्क्रीन पे एक और आर्टिकल है, चाइनीज़ अग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी फेस स्ट्रॉन्ग पुशबैक। तो इन कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन चाइना अभी भी अपने पड़ोसी देशों में, यानी पड़ोसी देशों के आसपास साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में काफ़ी बुलिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है। कभी वहाँ पे अपने नेवल शिप्स भेज देता है दूसरे कंट्रीज़ की वाटर टेरिटरी में। अभी रिसेंटली यही हुआ, चाइना ने ईस्ट चाइना सी यानी जापान के पास अपने बोट्स भेज दी काफ़ी सारी, और साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस की वाटर बॉडी में चाइना ने अपने वेसल्स भेजे। तो ये सारी चीज़ें जो चाइना का मतलब जो बुलिंग जो टैक्टिक्स है ये काफ़ी ख़राब है। और चाइना के ऊपर ये भी आरोप है कि चाइना ने जो मेकोंग रिवर है चाइना के अंदर, उसका जो बहाव है, उसका जो फ़्लो है, उसको यूनिलैटरली चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो मेकोंग रिवर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड सभी कंट्रीज़ से होकर फ़्लो होती थी, और उसके फ़्लो के चेंज होने की वजह से इन कंट्रीज़ को वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। पानी की काफ़ी कमी हो गई वहाँ पे, और सूखे जैसे हालात बन गए हैं। तो चाइना इन्वायरमेंट की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, और चाइना अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन भी बिल्कुल नहीं चाहता। वो उन पर बुलिंग एक्टिविटीज़ हमेशा करता रहता है, और वीकली एवरी वीक मंथली आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहेंगी। आप फॉलो करते रहिएगा। चाइनीज़ एक्टिविटी काफ़ी अनोइंग है, काफ़ी ख़राब है नेबरहुड के लिए। तो इन सारे इवेंट्स को देखते हुए अभी इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी चाइना का पड़ोसी है, और जो चाइनीज़ इंटेंशन है इंडियाज़ को लेके, चाइनीज़ इंटेंशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं, काफ़ी ख़राब हैं। और इंडिया को लेकर ही नहीं, इवन एवरी नेबर जो चाइना के पास है, सभी के लिए चाइना के इंटेंशन ठीक नहीं है। चाइना काफ़ी एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है। तो दिल्ली, अभी ये जो मैंने एक आर्टिकल आपके सामने है स्क्रीन पे, तो दिल्ली डिस्कवर्ड दैट चाइनीज़ ग्लोबल हेगेमनी कुड बी ए लॉट मोर प्रॉब्लमेटिक देन अमेरिकन प्राइमेसी। तो भारत के लिए सबसे ख़राब बात हो सकती है अगर चाइना सुपर पावर बन जाता है या चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देता है। क्योंकि रिसेंट इवेंट्स में हमने देखा कि इंडिया का जो प्लान था NSG में मेंबर बनने का, चाहे वो हो या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को लेकर, चाइना ने हमेशा एंटी इंडिया स्टेटमेंट या फिर एंटी इंडिया अप्रोच ही अभी तक ली है। तो अभी के लिए यह है कि इंडिया को US और उसके जो एलाई हैं उनके साथ मिलकर अपने जो इंटरेस्ट हैं वो कंप्लीट करने चाहिए, और इंडिया को अपने अकॉर्डिंग जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो काफ़ी सारे देशों के साथ उसके जो ग्रुपिंग्स है, उसको इस तरह से फॉलो करना चाहिए ताकि इंडिया के जो खुद के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो सकें, और इंडिया अपने आप को काफ़ी पावरफुल नेशन बना पाए।
तो ये जो कोरोना क्राइसिस है ये काफ़ी गुड मोमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया खुद अपने आप को एक काफ़ी पावरफुल नेशन बना सकता है आने वाले सालों में। इंडिया को एवरी अपॉर्चुनिटी जो अभी के टाइम पे मिल रही है इस पे ध्यान देना चाहिए कि इंडिया को जो भी कंपनी चाइना छोड़ के आ रही हैं उनको अपने कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करना चाहिए। गाइज़, सारे इवेंट्स को देखने के बाद आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज इवेंट व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या विचार हैं आपके इन सभी इवेंट्स के बारे में? आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेफ रहिए एंड बाय बाय।